बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिफरेंट रेट्स इन डिफरेंट टाइम ड्यूरेशंस, और उसमें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर ली थी। आज हम लोग सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ही चल रहे हैं, लेकिन हमारी सिचुएशन स्टोरीज थोड़ी बदल जाएंगी। अच्छा, उन स्टोरीज को ना टाइमलाइन से सीखना, मैं साथ में वर्डिंग भी बोल दिया करूंगा, लेकिन क्वेश्चन समझना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से ही ये एग्जांपल्स आती हैं। मतलब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप ऐसा फील करें कि जैसे आपने किसी पर्सन को कोई लोन देना था, लोन लिया हुआ था आप लोगों ने, उस लोन को अब रिटर्न करना है, या किसी के भी कोई पैसे आप लोगों ने इस तरह से देने थे, तो हमारा उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कुछ इस तरह से था। ये जीरो टाइम ड्यूरेशन है, और आपने उसको इंस्टॉलमेंट्स के अंदर कुछ अमाउंट पे करनी है। आपने कहा एन अमाउंट ऑफ रुपीज। अच्छा, ये टाइम ड्यूरेशन इन ईयर्स भी हो सकते हैं, इन मंथ्स भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने उस टाइम को बिल्कुल वैसे ही कन्वर्ट कर देना होता है। सपोज हम लोग कह देते हैं 4 मंथ्स। आज मैं ईयर्स को नहीं डिस्कस कर रहा हूं, आज मैं टाइम मंथ्स में लेकर आ जाता हूं। हम लोग कह देते हैं एन अमाउंट ऑफ रुपीज, बोले कोई भी अमाउंट बोल दें, 2000 ड्यू इन 4 मंथ्स। अब इसके लिए वर्ड यूज हो रहा होगा एन अमाउंट ऑफ रुपीज 2000 ड्यू इन 4 मंथ्स, एंड एन अदर अमाउंट ऑफ रुपीज, कोई भी और अमाउंट बोले इसी से मिलती जुलती, 5000 ड्यू इन 11 मंथ्स, एंड एन अदर अमाउंट ऑफ रुपीज 8000 ड्यू इन 15 मंथ्स। मतलब ये दो अमाउंट्स भी हो सकती हैं, ये तीन भी हो सकती हैं, तीनों डिफरेंट डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन में आपको बता दी जाएंगी। बेसिकली ये मैंने इस तरह से लिखा है कि आपको आज आप इधर मौजूद हैं और आप किसी को बता रही हैं कि यार मैंने ना मिस्टर ए के आज से 4 माह के बाद 2000 रुपये देने हैं, आज से 11 माह के बाद मैंने उसके 5000 रुपये देने हैं, और आज से 15 माह के बाद मैंने उसको 8000 रुपये देने हैं। अच्छा, अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर 4 माह के बाद दूं तो 2000 दूंगा, 11 माह के बाद दूं तो 5000 दूंगा, नहीं। ये तीन इंस्टॉलमेंट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन में उसने पे करनी है। ऑल राइट, ये तीन डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स हैं जो कि उसने पे करनी है, और उसने डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन आपको बता दिए। अब अगर मैं इसको सिंपल से वर्ड्स में आपसे कहूं कि भाई अगर इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट ना होता, मतलब कि भाई आपने मेरे पैसे देने थे, ये चले मैंने आपके पैसे देने हैं, और हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट था कि भाई एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स में आपको 2000 रुपीज दे दूंगा, एट द एंड ऑफ 11 मंथ्स में 5000, एंड एट द एंड ऑफ 15 मंथ्स फ्रॉम टूडे मैं आपको 8000 दे दूंगा। लेकिन आज मेरी कोई लॉटरी निकल आई, आज के दिन मेरी कोई लॉटरी निकल आई, हमारे दरमियान अभी इंटरेस्ट वगैरह नहीं है, ये बात याद रखना। और मैंने आकर आपको पेमेंट करनी हो, मैं ये सोच रहा हूँ कि यार क्यों ना यार इस बेचारे का लोन तो पे कर दूं। जितनी अमाउंट मैंने लोन के तौर पर ली हुई है, या कुछ भी सिचुएशन है, कम से कम इसकी अमाउंट तो इसको पे कर दूं, मुझे तो अल्लाह ताला ने अब दे दी है, तो मैं कितनी सिंगल अमाउंट आपको पे करूं। आप मुझे क्या कहेंगे, अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप मुझे क्या कहेंगे कि कितनी अमाउंट मैं आपको पे कर दूं? 15,000 रुपये। 15,000 रुपये। ऑल राइट, तो टोटल 15,000 रुपीज थे, मैंने एक ही अमाउंट 15,000 की आपको पे कर दी। तो क्या ऐसा नहीं है जैसे आपका मेरा हिसाब सेटल हो गया, अब आप मुझसे कोई अमाउंट क्लेम नहीं करेंगे, ऐसा है ना? लेकिन अब ये वो था कि अगर इंटरेस्ट ना होता, लेकिन अगर इंटरेस्ट होता, हम यहां पर अब आपको बता देते हैं कि इन तमाम अमाउंट्स के ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है वो 10% पर एनम। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट से समझते हैं, फिर कंपाउंड की तरफ लेके चले जाएंगे। इनके ऊपर 10% इंटरेस्ट भी है। अब बात सुनिएगा, बेटा ये 2000 प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है, ये 2000 फ्यूचर की वैल्यू है, ये 5000, ये 8000 फ्यूचर की वैल्यूज हैं, इनमें इंटरेस्ट शामिल है, ये विद इंटरेस्ट 2000 बनी हुई है।
वो विद इंटरेस्ट 5000 बना हुआ है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने आपको आज से 4 माह के बाद देना है 2000 रुपये, आज अगर दूं तो क्या आज भी 2000 रुपये दूं? तो देखो, नेक्स्ट 4 मंथ्स का इंटरेस्ट तो मुझे अब नहीं देना चाहिए ना, जबकि नेक्स्ट 4 मंथ्स का इंटरेस्ट इसमें शामिल है। तो क्या मुझे 2000 रुपये देने चाहिए आपको? कम अमाउंट देनी चाहिए। रूल भी यही बनता है कि भाई अब उसमें जल्दी पेमेंट अगर मैं कर रहा हूं तो नेक्स्ट टाइम ड्यूरेशन का इंटरेस्ट तो शामिल नहीं होना चाहिए ना उसमें। ये बात समझ आ गई है? बस यही इसमें पॉइंट था समझने वाला। क्या आपको ऐसी स्टोरी बना कर देगा कि एन अमाउंट ऑफ रुपीज 2000 ड्यू इन 4 मंथ्स एंड एन अदर अमाउंट ऑफ रुपीज 5000 ड्यू इन 11 मंथ्स एंड एन अदर अमाउंट ऑफ रुपीज 8000 ड्यू इन 15 months, you and your creditor decides to settle the amount in one single payment। जो 3 डिफरेंट पेमेंट्स में आपने पे करना था, अब आपने अपने क्रेडिटर्स के साथ ये डिसाइड कर दिया कि भाई मैं आपको सिंगल पेमेंट करूंगा, आज के दिन करूंगा। बताओ कितनी अमाउंट पे करूं? ये हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि अब मैं अमाउंट कितनी पे करूं। देखो, अगर ये इंटरेस्ट फ्री होता ना तो मैंने 15,000 रुपये पे कर देने थे, लेकिन ये विद इंटरेस्ट है, 15,000 नहीं पे करूंगा। तो अब हमने ये कैलकुलेशंस करनी है कि भाई अगर आज के दिन सारी इंस्टॉलमेंट्स एक ही पेमेंट में करनी हो तो कितनी अमाउंट पे की जाए। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा मेथड है, कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं है। सिर्फ सिचुएशन सुनने में समझाने में हो सकता है आपको मुश्किल लग रही हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पास जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपने एक छोटी सी टाइमलाइन बनानी है अपने पास। उसके बाद आप लोगों ने ये देखना है कि भाई ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन के ऊपर आपको ये वैल्यूज गिवन है। तब आपने ये डिसाइड करना है मैंने वैल्यू कौन से टाइम ड्यूरेशन की फाइंड करनी है। मैंने कहा आज की करो, 0 टाइम ड्यूरेशन की। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि आज ही हो, ये आपसे 3 माह बाद, 4 माह बाद, 1 साल बाद कुछ भी टाइम ड्यूरेशन हो सकता है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर मैं आज पेमेंट करना चाहूं तो मैं टोटल कितनी पेमेंट करूंगा। तो सिंपल सा वे है कि भाई आपने अपनी तमाम अमाउंट्स को 0 पर लेकर आ जाना है। हर अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट है। आपने अपनी तमाम अमाउंट्स को 0 पर लेकर आ जाना है। तो यहां पर देखें, 2000 को 0 पर लेकर आएंगे। सेम आप लोग यहां से 5000 को भी 0 पर लेकर आएंगे, और यहां से 8000 को भी आप लोग 0 पर लेकर आएंगे। जिस टाइम ड्यूरेशन पर आपने अमाउंट फाइंड करनी हो, अपनी तमाम पेमेंट्स को उस टाइम ड्यूरेशन के ऊपर लेकर आ जाओ। क्या आपको ये बात समझ आ गई है? ये क्या मुश्किल चीज थी? गुड, शाबाश। अब यहां पर देखें तो हमने अपनी तमाम अमाउंट्स को ना 0 पर लेकर आना है, पीछे लेकर आना है। तो ये सारी अमाउंट्स खुद फ्यूचर वैल्यू हैं, और आपने इनकी प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है। ऑलराइट, तो सब की डिस्काउंटिंग होगी। हर किसी के ऊपर डिस्काउंटिंग फैक्टर अप्लाई हो जाना है। हर किसी की डिस्काउंटिंग होगी और हर अमाउंट के ऊपर डिस्काउंटिंग फैक्टर अप्लाई हो जाना है। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब ये डिपेंड करता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा है, कि सिंपल इंटरेस्ट वाला डिस्काउंटिंग फैक्टर या कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। अब देखो, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए रूल बिल्कुल सेम है, सिर्फ फैक्टर चेंज हो जाना है, फार्मूला चेंज हो जाना है। अगर सपोज इसके साथ आ जाता कंपाउंडिंग एनुअली, तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फैक्टर लगा लेता। अभी मैं सिंपल इंटरेस्ट पे हूं तो सिंपल इंटरेस्ट वाला फैक्टर आ जाएगा। अब क्या करना है हम लोगों ने, जब इसका सोल्यूशन प्रिपेयर करना हो तो हम लोग यहां पे लिखा करेंगे 2000। देखें भाई, जिसकी डिस्काउंटिंग करनी है वो वैल्यू लिखी। अब ये याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी यह बात बताई हुई है कि अगर आप लोगों ने वापिस आना हो, पीछे की तरफ आना हो, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर, ये चीजें ये देखें हम लोगों ने यहां पर पढ़ी थी। ये यहां पर डिस्काउंटिंग फैक्टर। अब ये दोनों डिस्काउंटिंग फैक्टर हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा वाला डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो सिंपल इंटरेस्ट का डिस्काउंटिंग फैक्टर कौन सा है? 1 + RT होल रेज टू पावर -1। हर अमाउंट के साथ ये वाला फैक्टर लग जाएगा। ये बात क्लियर हुई? अब यहां पर आप आए और आप लोग लिखेंगे 2000 इंटू
1 प्लस आर 10 मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब देखें इस ये कितने अरसे के लिए पीछे आ रहा है, 4 मंथ्स के लिए, तो मल्टीप्लाइड बाय 4 नहीं करना, मल्टीप्लाइड बाय 4/12 रेज टू पावर। ये बात क्लियर हुई? क्या आप लोग सिर्फ यही अमाउंट पे करोगे? क्या सिर्फ यही अमाउंट पे करनी है? नहीं, बाकियों भी तो पे करनी है ना, तो ऐड कर दो इसके साथ 5000। सबने जीरो पर आना है, लेकिन सबने इकट्ठा हो जाना है ना, सिंगल अमाउंट बतानी है, तो ऐड कर दो सबको। तो 5000, अब इसके ऊपर डिस्काउंटिंग फैक्टर बताएं क्या लिखूं? हाँ जी, मल्टीप्लाइड बाय 11/12। शाबाश, गुड। रेज टू पावर -1। अब इसमें ऐड कर देना है हम लोगों ने 8000 इंटू 1 प्लस 10% मल्टीप्लाइड बाय 15/12 रेज टू पावर, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाँ जी, ये अमाउंट जरा जल्दी से कैलकुलेट कीजिएगा। 13 and the answer is 13.6. तो 627 कर देते हैं। अच्छा, यहाँ आंसर बताते हुए मुझे पॉइंट के बाद वाली वैल्यू ना बताया करें, वो फिर हमारे भी ऑप्शन पे डिपेंड कर रहा होता है कि पॉइंट है तो देखेंगे, वरना राउंड ऑफ करके वैल्यू बताएं। तो ये 627। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है। अच्छा, अब अगर हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर लें कि जो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% कंपाउंडिंग, अब एनुअली भी हो सकती है, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, कुछ भी दे सकता है। अब हम लोग चले इसको लेके चलते हैं, कौन सी कंपाउंडिंग रखें बोलें? क्वार्टरली पे चलते हैं। हालांकि मंथली इसमें ज्यादा इजी थी, लेकिन ये अच्छी बात है कि कुछ डिफरेंट करो जो क्वेश्चन से हट के हो, ताकि बाकी चीजें समझ आ सकें। अब हम लोग ये वाला रेट लेके चले जाएंगे। भाई जब उसने रेट से हमें बता दिया कि हम लोगों ने कंपाउंडिंग क्वार्टरली, तो आपने डिस्काउंटिंग फैक्टर ये वाला नहीं यूज करना, अब कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। अच्छा, मेथड बाकी बिल्कुल सेम है, सिर्फ फार्मूला चेंज करने का है। अब क्या लिखेंगे इसके लिए? 2000 इंटू 1 प्लस, हाँ जी, 10% डिवाइडेड बाय, अच्छा रेज टू पावर। अच्छा, यहां पर ना आपने अपने जो मेथड है उसके मुताबिक चलना है कि सबसे पहले टाइम इन ईयर्स। ऑलराइट, तो टाइम इन ईयर्स देखें, 4 मंथ्स, 4/12 एंड मल्टीप्लाइड बाय m। ऑलराइट, और डिस्काउंटिंग फैक्टर था तो पावर नेगेटिव। क्या आपको ये बात समझ आ गई? आपने आपने नहीं देखना कि ये 16/12 हो गया तो 4/3 आ जाएगा तो 1.33, वो ऑटोमेटिकली खुद ही कर देगा। मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 एंड मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ कंपाउंडिंग फैक्टर। ऑलराइट, फिर देखें इसमें ऐड करेंगे 5000 इंटू 1 प्लस 10% बाय, हाँ जी, यहां देखें 11/12 मल्टीप्लाइड बाय 4, और नेगेटिव साइन पावर के साथ। नेगेटिव साइन क्यों लगा रहा हूं? डिस्काउंटिंग फैक्टर वापिस पीछे लेकर आना है, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेसिकली मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं कि P इज इक्वल टू S इंटू 1 प्लस R ओवर M होल रेज टू पावर माइनस T इंटू M। ये फार्मूला यूज कर रहा हूं। ये बात क्लियर है सब बच्चों को? नेक्स्ट देखें, प्लस कर देंगे 8000 इंटू 1 प्लस 10% बाय 4 माइनस 15/12 multiplied by 4, and the answer is 13,573.
ऑल राइट, ये है आंसर कि अगर सिंपल इंटरेस्ट था तो आज के दिन आप 13,627 रुपए पे कर दें और आपके सारा फ्यूचर का लोन सेट ऑफ हो जाएगा। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 13,573 रुपए आज के दिन पे करो तो सारे का सारा फ्यूचर का लोन सेटल हो जाएगा। कोई इशू? कोई इशू? चले नेक्स्ट। सर ये जी कंपाउंड इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल वाला है इसमें एडिशन का साइन बन जाता प्लीज। जी ये जो आपने फॉर्मूला आता है वो कल जो किए थे हमने बेटा, उसमें मैंने आपसे कहा था वो नेगेटिव साइन उस टाइम यूज होता है जब फ्यूचर की वैल्यू प्रिंसिपल से कम हो। यहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। वो कह रहा है ये जो आपने एडिंग की है ना वैल्यू की, हाँ लेकिन कल जो हमने कुछ क्वेश्चन किए थे ना, हमने हम मल्टीप्लाई कर दिए। कल एक डिफरेंट सिचुएशन थी, कल अमाउंट एक ही थी। आज तीन अमाउंट्स हैं और तीनों को इकट्ठा पे करना है, इसलिए वो ऐड कर रहा हूँ। कल तो ऐसी कोई बात नहीं, कल तो डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन में सिर्फ रेट चेंज हो रहा था, अमाउंट तो एक ही थी। हाँ जी सही। अच्छा जी, अब बेटा आई होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं। अच्छा, बाकी सब बच्चों ने ये कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, अब हम लोग जरा इसी को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अच्छा, सिचुएशन ना हम लोग सेम रखते हैं, मतलब वैल्यूज में एज सच कोई भी डिफरेंस नहीं लेके आ रहे हम लोग, सिर्फ इसकी रिक्वायरमेंट को चेंज कर देंगे। अच्छा, अब ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो दोहराने की जरूरत नहीं है ना। सिंपल इंटरेस्ट से करेंगे तो रेट चार्ज करेंगे 10%, और कंपाउंड इंटरेस्ट से करेंगे तो रेट चार्ज करेंगे हम लोग 10% कंपाउंडिंग मंथली। समझाता हूँ, सारी करते जाएंगे, हर सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट रख लेंगे। ओके। अच्छा, अब क्या है, यहाँ पे बात सुने। अब हम लोग ये सोच रहे हैं, आज हम लोग ये स्टोरी सुना रहे हैं, ऐसा 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 है कि 4 मंथ्स में 2,000, 11 मंथ्स में 5,000, 15 मंथ्स में 8,000 की अमाउंट ड्यू है। ड्यू मीन्स पेएबल एट दैट टाइम। ऑल राइट, ड्यू मीन्स पेएबल एट दैट टाइम, जो भी वो टाइम कहेगा उस टाइम पर ये अमाउंट पेएबल हो जाएगी, तो उस टाइम पर जाकर वही अमाउंट लिख देना। ऑल राइट। अच्छा, अब क्या है भाई, अभी कुछ देर पहले उसने कहा था मुझे बताओ आज के दिन कितनी अमाउंट पे करूं, लेकिन अब वो ये नहीं कह रहा। अब वो और उसका क्रेडिटर, मतलब जिसको उसने पेमेंट करनी है, वो है और उससे एक बात कर रहा है कि यार ऐसी ऐसी सिचुएशन है कि मैंने तुम्हें 4 मंथ्स में 2,000 देने हैं और वगैरह वगैरह वगैरह। कहते हैं यार मेरी ना 11 मंथ्स में ना एक कमेटी निकलनी है, आज से 11 मंथ्स के बाद मेरी कमेटी निकलनी है, और मैं ये सोच रहा हूं कि जिस दिन मेरी कमेटी निकले ना उसी दिन मैं तुम्हें सारे तुम्हारे पैसे दे दूं, सिंगल अमाउंट। मतलब वो कि ये कह रहा है कि मैं तुम्हें इस सीक्वेंस से नहीं पे करना चाह रहा, मैं ये चाहता हूं कि 11 मंथ्स पर मैं तुम्हें सारी की सारी अमाउंट पे कर दूं एक ही इंस्टॉलमेंट्स के अंदर। तो बताओ मैं तुम्हें कितनी अमाउंट पे करूं। मतलब वो ये कह रहा है कि भाई ये जो 4 मंथ्स में 2,000 आ रहा है ना, ये मैं तुम्हें नहीं पे करने वाला, ये भी मैं तुम्हें 11 मंथ्स में दूंगा। वो जो 15 मंथ्स वाला 8,000 है वो भी 11 मंथ्स में दूंगा, और जो 11 मंथ्स वाला 5,000 है वो भी उसी टाइम पर दूंगा। ये बात समझ आ गई है सब बच्चों को? अब क्या करना है, अब मैंने आज पर किसी अमाउंट को नहीं लेकर आना, अब मैंने कौन से टाइम ड्यूरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपने तमाम अमाउंट्स को इधर लेकर आना है। ऑल राइट, इसे कहा जाता है मैच्योरिटी डेट, जिस दिन अमाउंट सारी आपने पे करनी है। मैं जैसे कहते हैं ना मैच्योर हो जाना, तो इसे कहते हैं मैच्योरिटी डेट, और वो आपको बता देगा द मैच्योरिटी डेट इज दिस। तो वो हमारे पास अब 11 मंथ्स है। अब क्या करना है,
यार 11 मंथ्स में तमाम अमाउंट्स को इधर ही लेकर आना है, तो 5000 तो ऑलरेडी वहां पे मौजूद है, 5000 तो ऑलरेडी वहां पे मौजूद है। अब ये 5000 किसका इंतजार करेगा, ये 2000 को भी अपने पास बुला लेगा और यहां से 8000 को भी अपने पास बुला लेगा और ये तीनों इकट्ठे मिल जाएंगे। ये बात समझ आ गई? मुझे बताओ 11 मंथ्स पे 5000 पे करना था, 11 मंथ्स पर ही पे कर रहा हूं, कौन सा फैक्टर लगाऊं? कोई भी नहीं लगाना, वो तो 5000 ही रहेगा। वो ना पीछे जा रहा है ना आगे को जा रहा है, उससे कोई फर्क पड़ रहा है? वो 5000 ही होगा, जो उस टाइम पर जो अमाउंट पे करनी थी वो एज इट इज रहेगी। ये बात क्लियर हो गई? तो आपने जब सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, तो अगर आपकी डेट उसी खास अमाउंट के ऊपर आ जाए तो उस अमाउंट को एज इट इज रहने देना, इसके साथ नो फैक्टर अप्लाइड। ऑलराइट, और इसमें ऐड कर दो। अब एक बात बताओ कि भाई जो 2000 हमने पे करना था वो तो एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स था, तो वहां पर इंटरेस्ट भी तो 4 मंथ्स तक का था उसमें, और अगर वो हमें 4 से ऑनवर्ड 11 मंथ्स पे लेके आ रहा है तो माफी दे देगा, हमें हमसे इंटरेस्ट नहीं चार्ज करवाएगा। भाई जब मैं उसको जल्दी पे कर रहा था तो मैं इंटरेस्ट में कंसेशन भी तो ले रहा था, और जब मैं उससे टाइम मांग रहा हूं कि भाई मैं 4 मंथ्स में नहीं पे करता 11 मंथ्स में करूंगा, क्या वो मुझसे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं चार्ज करवाएगा? करना है आपने इसके ऊपर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज। क्लियर? अब क्या करना है? अब भाई आपने ये नहीं सोचना कि इसकी प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगी, ये वो वगैरह वगैरह, यही अमाउंट पे प्रिंसिपल अमाउंट है। अब ये देखो कि जब 4 मंथ से 11 पे लेकर जाओगे तो कंपाउंडिंग फैक्टर है, आगे की तरफ जाओ फ्यूचर की तरफ जाओ तो कंपाउंडिंग फैक्टर, फ्यूचर से पीछे की तरफ आओ तो डिस्काउंटिंग फैक्टर। ओके, तो आपने इस 2000 के ऊपर कंपाउंडिंग फैक्टर लगाकर इसको 11 मंथ तक लेके जाना है। क्लियर? अच्छा यहां पे देखो फिर 1 प्लस 10% मल्टीप्लाइड बाय, अब जो कंपाउंडिंग फैक्टर है वो 11 मंथ के लिए नहीं लगाना भाई, 4 पर तो पहले से मौजूद है, 4 से 11 पे जाना है तो कितना टाइम आगे कवर कर रहे हो? 7 मंथ, तो 7/12। अब इसकी पावर पॉजिटिव ही रहेगी क्योंकि कंपाउंडिंग फैक्टर है। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? एंड प्लस कर देंगे, अब गए 8000 के पास, हाँ जी, तो 8000 के साथ क्या करें? 1 प्लस 10% मल्टी, टाइम क्या लें? टाइम क्या लें? 15 से 11 पे आ रहा है तो 4 मंथ। ओके, तो अब 15 मंथ नहीं लेना, उस टाइम तो 0 पे जा रहे थे इसलिए 15 मंथ्स लिए थे, अब 15 को 11 पे ला रहे हैं तो 15 नहीं लेना, दोनों के टाइम का डिफरेंस वो आ जाएगा 4/12 एंड रेज टू पावर। अब इस पे डिस्काउंटिंग फैक्टर था, रेज टू पावर -1 एंड द आंसर इज 1485। क्या सब बच्चों के पास यही आंसर आया? क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, अब अगर मैं आगे आपको ना समझाऊं तो क्या आप मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बता सकते हो? बताएं जरा। सबसे पहले इक्वेशन बनाएं और वैल्यू को फाइंड करें, जल्दी करें। अब इसकी जो इक्वेशन आप लोगों के पास बनी है, देखें 5000 एज इट इज, ये बेचारा शरीफ सा बंदा, इसको एज इट इज रखना है, प्लस इसने मिलना है 2000 के साथ, लेकिन 2000 कौन सी फ्लाइट पर आएगा? कंपाउंडिंग फैक्टर। ओके, ये आएगा वाया कंपाउंडिंग फैक्टर, और वो हमारे पास है 10%/12 रेज टू पावर। अब अगर यहां पे करें 7/12 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो बेसिकली 7 ही है यार। मतलब अब देखें मैंने ये बात आपसे कही थी, अब आपके पास ये जो पीरियोडिक रेट है ये फिर पर मंथ है ना, तो टाइम भी तो इन मंथ्स होना चाहिए, तो पर मंथ ही तो गिवन है,
तो उसको अगर आप 7/12 मल्टीप्लाइड बाय 12 तो 12 12 से कैंसल, तो सिर्फ 7 लिख दो। ये इसलिए ये बात बताई थी कि फिर टाइम एज इट इज आप अपने पास लिख लो। बात क्लियर हो गई? फिर देखें, प्लस 8000 इंटू 1 प्लस 10% बाय, अच्छा, रेज टू पावर -4। शाबाश। एंड आंसर इज 85। ओके। अच्छा, अब इधर से कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो सेम आ गया ये वो। देखिए, कंपाउंडिंग का जो डिफरेंस नजर आता है ना, वो सब्सीक्वेंट ईयर्स में नजर आता है। आपने पढ़ा था कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इज सेम, फॉर द फर्स्ट ईयर इज सेम। इस वजह से ये इतना फर्क नहीं नजर आया कि टाइम ड्यूरेशन स्मॉल था। अगर ये ज्यादा टाइम ड्यूरेशन होता ना, तब आपको एक अच्छा खासा डिफरेंस नजर आ सकता। लेकिन क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है सब बच्चों को? अच्छा, अब इसमें ना हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं। आई होप कि यहां तक अब किसी बच्चे को कोई इशू नहीं है। ऐसा ही है ना? अच्छा, इससे रेलिवेंट कुछ क्वेश्चन ना आपको जरूर प्रैक्टिस के तौर पर मिल जाएंगे। 4 मंथ्स पे 2000, 11 मंथ्स पर 5000, 15 मंथ्स पर 8000। अच्छा, अब जो हमारा मतलब उसके साथ एग्रीमेंट हुआ कि जो हम लोगों ने पेमेंट करनी है ना, वो हमने उसे कहा कि भाई आज से 1.5 साल के बाद हम तुम्हें पेमेंट करेंगे, सिंगल पेमेंट करेंगे, लेकिन आज से 1.5 साल के बाद करेंगे। ऑल राइट, ये बात समझ आ गई? किसी भी तरह की सिचुएशन आपके क्वेश्चन में हो सकती है। मतलब ये हमारा एग्रीमेंट था, लेकिन बाद में हमने इसको चेंज किया और हमने उसे कहा कि ये एग्रीमेंट अपनी जगह पर, लेकिन आप मुझसे सिंगल अमाउंट लो, लेकिन आज से 1.5 साल के बाद। तो बताओ मैं तुम्हें कितने पैसे दूं? तो अब लाजिक बात है, वो ये नहीं कहेगा 2 + 5 + 8 = 15,000 भाई पे कर देना, नहीं। अब जो 2004 मंथ पे था उसने भी 1.5 ईयर्स पे जाना है। जो 11 मंथ वाली अमाउंट है उसने भी 1.5 ईयर्स पे जाना है, और 15 मंथ वाली ने भी 1.5 ईयर्स पर जाना है। अब इस सिचुएशन में अगर आप लोग देखें ना, तो आपकी तमाम तर अमाउंट्स कंपाउंडिंग फैक्टर के साथ जाएंगी। अच्छा, यहां पे मैंने कोशिश की कि हर सिचुएशन के साथ डील करें। कि एक सिचुएशन ऐसी थी कि तमाम अमाउंट्स के साथ डिस्काउंटिंग फैक्टर लग रहा था। एक सिचुएशन ऐसी थी कि एक के साथ कोई फैक्टर नहीं लग रहा, एक के साथ कंपाउंडिंग फैक्टर है, दूसरे के साथ डिस्काउंटिंग फैक्टर है। आपने जस्ट मूवमेंट के ऊपर ध्यान करना है कि अमाउंट्स की मूवमेंट क्या है। और ये सिचुएशन कि तीनों के ऊपर, सारी अमाउंट्स के ऊपर, पेमेंट्स के ऊपर कंपाउंडिंग फैक्टर अप्लाई करना है हम लोगों ने। तो यहां पर अब देखें, अब आई थिंक आप लोग इजीली फाइंड करके दे सकते हैं वैल्यूज। मजीद अब जितना आप लोग सीख चुके हैं ना, मजीद इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट के लिए 10%, और कंपाउंड इंटरेस्ट 10% कंपाउंडिंग सेमी एनुअली। जी, जल्दी से जरा इक्वेशंस बनाएं।
सिंपल इंटरेस्ट की इक्वेशन जरा चेक कर लें, क्या आप लोगों ने ऐसे ही बनाई? खास तौर पर टाइम चेक करें। 1.5 years is equal to 18 months। ऑलराइट, तो 4 18 पे जा रहा है, तो 14 मंथ्स के लिए तो 14/12 लिखा। 11 18 पे जाएगा तो 7 मंथ्स की कंपाउंडिंग होगी। और 15 मंथ्स वाली अमाउंट जब फिर 18 ईयर्स पर 18 मंथ्स पे जाएगी तो 3 मंथ्स के लिए कंपाउंडिंग होनी है। एंड द वैल्यू इज, क्या सब बच्चों ने यही अमाउंट फाइंड की? शाबाश। अब कंपाउंड इंटरेस्ट आपके लिए इजी होगा। शाबाश, जरा कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू बताएं। देखिए बजाहिर ये बड़ी हैवी सी इक्वेशन नजर आती हैं कि देखो कितनी हैवी इक्वेशन है, लेकिन अगर आपको इसके पीछे का बैकग्राउंड सही से समझ जाओ, आपको पता हो कि ये इक्वेशन बन कैसे रही है, तो फिर ये हैवी इक्वेशन कुछ भी नहीं है। ओके, 2001 प्लस 10% बाय 2 रेज टू पावर 14/12 मल्टीप्लाइड बाय 2, 5000। ये 11 मंथ्स पर था, 11 से 18 मंथ्स पर लेकर आना है। ये 15 मंथ्स नहीं है, ये 1.5 ईयर्स है। तो 1.5 ईयर्स में 18 महीने होते हैं। नहीं नहीं बेटा, ये इसका 8000 से कोई ताल्लुक नहीं है। हर अमाउंट को डायरेक्ट उसकी पोजीशन पर लेकर जाओ जहां पर वैल्यू फाइंड करनी है। इसको पहले 8000 फिर आगे लेके जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ये देखें, मेरे एरो की डायरेक्शन देखें ना, 8000 के तो ऊपर से गुजर गया, 2000 हो गया, उसके बाद 5000। किसी को इक्वेशन बनाने में मसला आ रहा हो तो डिस्कस कर लें। रेज टू पावर 7/12 मल्टीप्लाइड बाय 2। देखिए टाइम को अगर इजीली आप शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो तो करो, जैसे ऊपर मंथ्स में हम लोगों ने कर लिया था। लेकिन जहां पर आपको उलझन आ रही है ना कि यार पता नहीं कितने क्वार्टर कितने सेमी एनुअल, नहीं करने की जरूरत। टाइम इन इयर्स मल्टीप्लाइड बाय कंपाउंडिंग फैक्टर। ओके, अब यहाँ पर मंथ्स था, मंथ्स बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय m की वैल्यू 2, वो जाके कर दो। क्लियर जी? इतनी इक्वेशंस याद करने से बेहतर नहीं है कि बस हम वो ये इक्वेशंस किसने याद की हैं इतनी सारी? जो भी है नहीं, ये तो सिचुएशन के मुताबिक हम लोग इक्वेशन बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहने की मतलब है कि ये ग्राफ बस बना लें, उसके बाद बस देख लें कि अगर हमने आगे जाना है तो हर इंडिविजुअल वैल्यू के लिए उसकी फ्यूचर वैल्यू मतलब फाइंड कर लें सिंपल और फ्यूचर वैल्यू वाले फॉर्मूले से, और सबकी फ्यूचर वैल्यू को प्लग कर लें, और हाँ। पहले वाले क्वेश्चन में हर इंडिविजुअल के लिए प्रेजेंट वैल्यू कर लें और उनको प्लस कर दें। क्या मैंने ऐसा नहीं किया जैसे भाई ने बोला है? मतलब इजी है ना, ऐसी इकट्ठी सबकी बनानी पड़ेगी। आप कह रहे हो कि हर किसी की फ्यूचर वैल्यू फाइंड करके ऐड कर दो, मैं भी तो वही कर रहा हूँ। मैं तो फ्यूचर वैल्यू ही फाइंड कर रहा हूँ और सब। डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं बेटा, देखो डिस्काउंटिंग फैक्टर या कंपाउंडिंग फैक्टर बजाहिर खुद कुछ भी नहीं है। प्रिंसिपल अमाउंट का फार्मूला और फ्यूचर अमाउंट का फार्मूला है बस, और मैं वही कर रहा हूँ। आप हर किसी को अलग अलग अमाउंट फाइंड करके ऐड कर लो, या सबको इकट्ठा ऐड कर लो, बात तो एक ही है। मतलब मैंने आपको कोई फार्मूला नहीं चेंज किया मैंने। बस मैं कहता हूं कि ऐसे करेंगे ना तो वो फिर आप इंडिविजुअल वैल्यूज को वहां पहुंचाकर वैल्यू फाइंड करके सबको एंड पे ऐड कर लो, या एक ही मरतबा में ऐड करते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, एंड द आंसर इज 155 7। ऑल राइट, आई होप कि आपको ये वाले कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। अब हमारी बुक में जो इससे रेलिवेंट क्वेश्चन थे, सिंपल इंटरेस्ट में अगर हम लोग चले, अब आप लोग इस किस्म के क्वेश्चन ढूंढ लीजिएगा, सिर्फ मैं आपको एक आध क्वेश्चन बता रहा हूं। और वो था हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 51। जल्दी से मुझे जरा क्वेश्चन नंबर 51 सॉल्व करके दे, शाबाश, ये करके दिखाओ। आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा सब बच्चों ने।
ऐसे ही है ना। और क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ आ गया होगा कि हमसे ना हो पाएगा, ये कॉन्सेप्ट अभी हमने नहीं पढ़ा। क्यों भला? टू इक्वल पेमेंट, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है ना, देखो डाटा की समझ आ गई आप लोगों को कि ये है। अभी तक जो हमने पढ़ा है, हम उस सारे लोन को सिंगल एक इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे थे, लेकिन उसने आज क्या कहा इस क्वेश्चन में, टू इक्वल पेमेंट। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। इक्वल पेमेंट्स हो तो कैसे, ये पेमेंट डिफरेंट भी हो सकती हैं, कितनी डिफरेंट होंगी, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। तो अभी के लिए 51 नहीं कर। अच्छा जी, चले बाकी इसी तरह से हमारे जब ऐसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, फिर जब क्वेश्चन देखने बैठेंगे एक ही सीक्वेंस के साथ, तो सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते रहेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।